और आपका आज वीडियो में। So, आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है व्हाई पुणे विल बिल्ड महाराष्ट्र's लार्जेस्ट एयरपोर्ट। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा लोग शेयर करिए, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले शहरों में से एक पुणे आज लाखों लोगों को आकर्षित कर रहा है अपनी बूमिंग आईटी इंडस्ट्री से। इधर का एयरपोर्ट आज देश के 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स को हैंडल करता है। 95 लाख पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं साल में। लेकिन बढ़ती डिमांड के साथ एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट का भी प्लान किया जा रहा है इधर, जो 6 करोड़ लोगों को हैंडल कर पाएगा। पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन की पॉपुलेशन 75 लाख क्रॉस कर चुकी है, जो ऑलमोस्ट दुगनी है 10 साल पहले से। ये स्पीड आगे भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से शहर में हर किस्म के ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे मेट्रो, हाईवेज और ये नया एयरपोर्ट। प्रेजेंट एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स का हब है, जहाँ कमर्शियल फ्लाइट्स भी चलती हैं एक रनवे से। लेकिन जो नया एयरपोर्ट होगा उसमें 2 रनवेज होंगे, जो एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी दुगनी कर देंगे यहाँ से। इस वीडियो में मैप्स की मदद से पुणे के एयरपोर्ट्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। 1939 में एक एयरफील्ड के रूप में पुणे एयरपोर्ट की शुरुआत हुई रॉयल एयरफोर्स के अंडर। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो ब्रिटिश मिलिट्री को देश भर में एयरफील्ड की जरूरत पड़ने लगी। जो ऑपरेशनल एयरफील्ड थी जैसे दिल्ली, बॉम्बे और हैदराबाद में, तो उनको तो उन्होंने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था। लेकिन पुणे जैसे शहरों में नए सिरे से एयरफील्ड्स बनाने का काम किया। इसका पर्पस था एलाइड फोर्सेस को सपोर्ट करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के रूप में। इसकी लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक थी, दूसरी ब्रिटिश मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास होने से, खासकर मुंबई के, जहां वो जरूरत पड़ने पर एयर सिक्योरिटी भी दे सके। यहाँ पर हेविलैंड मॉस्किटो मल्टीरोल एयरक्राफ्ट, विकर्स वेलिंगटन बॉम्बर्स और सुपर मरीन स्पिटफायर फाइटर एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन स्टेशन रहता था। वॉर खत्म हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो ये इंडियन एयरफोर्स का बेस बन गया, एयरफोर्स स्टेशन लोहेगांव नाम से। इसमें सेकेंड विंग इंडियन एयरफोर्स की सबसे पुरानी विंग्स में से एक स्टेशन रहने लगी। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स भी हैं इधर, जो देश के एयर डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। 30 साल के लिए यहाँ सिर्फ एयरफोर्स के प्लेन्स उड़ते थे। पैसेंजर्स को पहले दूर तक जाना पड़ता था फ्लाइट लेने के लिए, जैसे मुंबई वगैरह। 1978 के बाद से धीरे धीरे यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स चलनी शुरू हुई इंडियन एयरफोर्स की परमिशन से। गवर्नमेंट ने इधर एयर कनेक्टिविटी की बढ़ती जरूरत को देखते हुए ये निर्णय लिया, क्योंकि पुणे एक इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब के रूप में उभर रहा था। इस एयरपोर्ट का छोटा सा एरिया सिविलियन फ्लाइट्स के लिए दिया, जिससे ये एक जॉइंट यूज फैसिलिटी बन गई, जहाँ दोनों सिविलियन और मिलिट्री ऑपरेशन साथ में होते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिविल ऑपरेशंस को हैंडल करना शुरू किया यहाँ से। पहली फ्लाइट सारी डोमेस्टिक थी इंडियन एयरलाइंस की, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद तक। इनमें बिजनेस ट्रैवलर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ देश भर से आ रहे स्टूडेंट्स ट्रैवल करने लगे। एक ही रनवे है 1028, पहले 2 होते थे क्रॉस शेप में, लेकिन दूसरे को टैक्सी वे बना दिया था एयरफोर्स ने। इसी एक रनवे को थोड़ा अडेप्ट किया ताकि ये फाइटर जेट्स के साथ साथ सिविलियन फ्लाइट्स को भी हैंडल कर पाए। एक नया सिविलियन टर्मिनल भी बनाया गया साउथ वेस्टर्न साइड पर, मगर जल्द ही कम स्पेस और रिसोर्सेज शेयर करने से कुछ दिक्कतें आने लगी और ज़्यादा डिलेज भी देखे जाने लगे। 1980s और 90s में डिमांड बढ़ती चली गई फ्लाइट्स की, शहर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से। ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो इंडस्ट्री की बदौलत हुआ, जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने अपनी फैक्ट्री सेटअप की। फिर यही डिमांड में और तेजी आई अर्ली 2000s में, यहाँ IT हब के इमरजेंस से बिजनेस और टूरिज्म ट्रैवल बढ़ा। इसको देखते हुए अथॉरिटीज को सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव और एक्सपैंड करना पड़ा। 2004-5 में 165 पैसेंजर्स पर डे, यानी लगभग 60,000 पैसेंजर्स पर ईयर इसका इस्तेमाल करते थे। तभी इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो गई दुबई और सिंगापुर तक दिसंबर 2005 में। एयर इंडिया ने दुबई का रूट शुरू किया और इंडियन एयरलाइंस ने सिंगापुर का। अगले साल तक पैसेंजर ट्रैफिक बढ़कर 90,000 पहुंच गया। इस बढ़ती डिमांड से एयरपोर्ट की लिमिटेशन सामने आने लगी, जैसे अपने शॉर्ट रनवे से ये ज्यादा बड़े प्लेन्स को हैंडल नहीं कर पाता था और टर्मिनल भी छोटा पड़ रहा था। इसलिए नई मॉडर्न टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई 100 करोड़ रुपए में, जो पहले से बड़ी थी, सालाना 40 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ। 12,000 स्क्वायर मीटर में फैला था यह नया टर्मिनल। नए फीचर्स जैसे बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, ज्यादा चेक इन काउंटर्स और बड़े वेटिंग एरिया और लाउंजेस भी मौजूद थे। इसी प्रोजेक्ट के अंदर रनवे को अपग्रेड किया गया बेहतर लाइटिंग और नेविगेशन सिस्टम्स को लगाकर, ताकि प्लेन्स 24 घंटे लगातार इस्तेमाल कर सकें इसका, जो पहले इतना पॉसिबल नहीं था, मगर इसको और लंबा नहीं किया। एप्रन भी चौड़ा किया ज्यादा एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए, जहां 8 एयरबस A320s या बोइंग 737 आ सके। उसी साल लुफ्थांसा की पहली फ्लाइट फ्रैंकफर्ट से आई पुणे में, जिससे
जिससे ये पहली बार यूरोप से लिंक हो गया। प्राइवेट एयर ने ये रूट ऑपरेट किया एयरबस A319 का इस्तेमाल करके, जिसमें सिर्फ बिजनेस क्लास सीट्स थी कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए। इधर छोटे रनवे की वजह से लुफ्तांसा अपने बड़े प्लेन्स नहीं ला पा रही थी जिनमें इकोनॉमी क्लास भी हो। उनको सीटिंग कैपेसिटी भी कम करनी पड़ी ताकि लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए वो ज्यादा फ्यूल डाल सके उसमें। इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, स्पाइसजेट और इंडिगो ने सारी मेजर इंडियन सिटीज के साथ फ्लाइट चलानी शुरू कर दी। पहले तो मुंबई के पास होने से इधर ट्रैफिक कम रह रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ गया तगड़ी डिमांड के चलते। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट ने गल्फ कंट्रीज तक का भी रूट बना दिया। इन सब रीजन से पैसेंजर ट्रैफिक 2006 में 15 लाख पैसेंजर से बढ़कर 2011 में 30 लाख पैसेंजर्स तक पहुंच गया, यानी 5 साल में डबल। अथॉरिटीज को पता चल गया कि ये अपनी 40 लाख की कैपेसिटी से ऊपर चला जाएगा अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो, इसलिए उन्होंने दूसरा टर्मिनल T2 बनाने का निर्णय लिया। लेकिन इसको फाइनलाइज करते करते ही 2018 आ गया, जब तक 80 लाख लोग ऑलरेडी इससे गुजरने लगे थे, कैपेसिटी से दुगने। 500 करोड़ रुपए में इसे कंस्ट्रक्ट किया जाना था, जिसमें AAI ने 40 करोड़ रुपए लगाए। 2018 में बनना शुरू हुआ और 2024 में खुला कोविड के आए डिलेज के बाद। 52,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है T2, जो सालाना 90 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है और पुराने वाले से जुड़ा भी हुआ है। अभी T1 की रेनोवेशंस के लिए उसे बंद किया गया और इसके सारे ऑपरेशंस T2 में शिफ्ट कर दिए गए। तो इसका मतलब अब T2 ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ऊपर 95 लाख यात्रियों को सर्व कर रहा है और खुले हुए अभी से 1 साल भी नहीं हुआ। मॉडर्न स्वैंकी डिजाइन है इसका, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स के साथ पैसेंजर कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए। 10 एरो ब्रिजेस, 50 से ज़्यादा काउंटर्स, बैगेज बेल्ट, स्टोर्स, लाउंजेस सब मौजूद हैं यहाँ। कुछ समय से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बढ़ाने की बात चल रही थी साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप के लिए, जिसे अब कर पाएंगी एयरलाइंस इस नए टर्मिनल से। साथ ही एक कार्गो टर्मिनल बनाने का भी प्लान है, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन कोई डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल नहीं है यहाँ आज तक। रनवे की बात करें तो अभी भी वही एक है 2.5 किलोमीटर लंबा, जिसे एक्सटेंड करने की बात भी की थी इस प्रोजेक्ट में, लेकिन लैंड एक्विजिशन में चैलेंज की वजह से वो हो नहीं पाया। एक रनवे से एयरपोर्ट में कैपेसिटी तो लिमिटेड हो जाती है, लेकिन ये एयरपोर्ट पहले एयरफोर्स बेस है, तो वो भी इसे एक्सपैंड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। एक 2 किलोमीटर लंबा पैरेलल टैक्सीवे जो है उसे भी अपग्रेड किया गया थोड़ा, और नए एप्रन एरिया में 6 और एयरक्राफ्ट पार्क हो सकते हैं। नया ATC टावर भी प्लान्ड है, लेकिन बना नहीं अभी तक। टर्मिनल 1 जो 22,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, उसे रेनोवेट किया जा रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं। इसमें मॉडर्न एस्थेटिक्स ऐड करके लेआउट को और एफिशिएंट बनाया जाएगा बेहतर पैसेंजर मूवमेंट के लिए। डिपार्चर एरिया को बड़ा किया जाएगा अराइवल एरिया को हटाकर, और 16 नए चेक इन काउंटर्स बनाए जाएंगे। आज इस एयरपोर्ट से 60-70 फ्लाइट्स डेली होती हैं, ज़्यादातर डोमेस्टिक, लेकिन कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जैसे दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक को भी सर्व करता है। कार्गो की बात करें तो लगभग 37,000 टन हैंडल किए इसने पिछले साल बिना कार्गो टर्मिनल के। साथ ही फ्लाइट शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं IAF के साथ, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। इस लगातार ग्रोथ और एयरपोर्ट की लिमिटेशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्लान किया है पुरांडूर में, पुणे से लगभग 40 किलोमीटर साउथ में। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। पुणे में एक और एविएशन फैसिलिटी है हड़पसार ग्लाइडिंग सेंटर नाम से, जो 1951 में खुली थी। ये एक ग्लाइडर ड्रोम है जहां ग्लाइडर पायलट लाइसेंसेस के लिए लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। DGCA की ओनरशिप में आता है और ऐसी इकलौती फैसिलिटी है देश में। 0.9 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 1 किलोमीटर लंबे अनपेव्ड एयर स्ट्रिप के साथ। लगभग 3000 ग्लाइडर फ्लाइट्स देखी जाती हैं यहाँ से साल में, जिन्हें एंथुजियास्ट और हॉबीज फ्लाई करते हैं। कोई कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं उड़ती। LET L23 सुपर ब्लैनिक ग्लाइडर्स की एक फ्लीट ऑपरेट करती है और फ्लाइंग सीजन मेनली अक्टूबर से मई जून तक चलता है और मॉनसून में बिल्कुल बंद। इसका एक फायदा भी है कि यूथ को एविएशन के बारे में अवेयर करना, जो बाद में कमर्शियल एयरलाइंस या एयरफोर्स ज्वाइन करें। जॉय राइड्स, ग्लाइडिंग लेसन्स और एविएशन एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं लोगों को, और कई स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों को एविएशन के बारे में सिखाया भी जाता है यहाँ। कई प्रोफेशनल पायलट्स ने अपनी जर्नी यहीं से शुरू की थी। पुणे के नए एयरपोर्ट की बात करें तो उसे पुरंदर में बनाने का प्लान सामने रखा गया है छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से। मराठा एम्पायर के किंग संभाजी महाराज के ऊपर रखा गया है नाम, जो पास के पुरंदर फोर्ट में ही पैदा हुए थे। एयरपोर्ट में स्वयं की मॉडर्न आर्किटेक्चर इस्तेमाल होगा, लोकल कल्चर से इंस्पायर्ड महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल एलिमेंट्स के साथ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एलिमेंट्स का मिश्रण होगा। इसमें 28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला होगा
और पहला फुली कमर्शियल एयरपोर्ट बन जाएगा ये पुणे का। मल्टीपल फेजेस में बनाने का प्लान है, जिसके पहले फेज में 2 करोड़ पैसेंजर्स को साल में हैंडल करने की कैपेसिटी होगी और बाद में बढ़ाकर 6 करोड़ पैसेंजर्स यानी देश के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए लगेंगे फेज 1 को बनाने में, जिसमें एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए। 4 किलोमीटर के 2 रनवेज होंगे, जिससे ये एक बार में 2 फ्लाइट्स को हैंडल कर पाएगा और दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स को भी, जैसे एयरबस A380 और बोइंग 777 जो पुराने एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते थे। सबसे पास के मेजर एयरपोर्ट मुंबई में भी 2 रनवेज हैं, लेकिन क्योंकि वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से बीच में, इसलिए एक ही यूज किया जा सकता है एक टाइम पे। तो पुणे का नया एयरपोर्ट उससे भी ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा। हालांकि मुंबई का दूसरा एयरपोर्ट नवी मुंबई में बन रहा है 2 पैरेलल रनवेज के साथ, और वो पहले भी खुल जाएगा 2025 में। उसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी वीडियो देखें आई बटन पर क्लिक करके। 50 एयरक्राफ्ट पार्किंग बेस बनेंगे पुणे एयरपोर्ट में, जो बाद में बढ़ाकर 100 भी किए जा सकते हैं। हर टाइप का एयरप्लेन खड़ा हो पाएगा। पहला डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल भी बनेगा इधर, जो पूरे रीजन के कार्गो हब के रूप में उभरेगा। पुरंदर एरिया अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए काफी जाना जाता है, खासकर हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे ग्रेप्स और पोमेग्रेनेट्स के लिए। बारामती एक टाउन है पुणे से 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट में, जो एक प्रमुख एग्री बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। नए कार्गो और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज का फायदा उठा पाएंगे इधर के बिजनेसेस और ऐसे दूसरे टाउन्स के भी। पुणे की इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव और फार्मास्यूटिकल्स को ग्लोबल मार्केट का बेहतर एक्सेस मिल जाएगा कम लॉजिस्टिकल कॉस्ट से। टालेगांव, चक्कन, रंजनगांव जो पुणे के नॉर्थ में पड़ता है, वहाँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा सा क्लस्टर मौजूद है, जिनमें सारी मेजर कंपनीज जैसे टाटा, ह्यूंडई, स्कोडा, महिंद्रा, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज सब मौजूद हैं। उनको भी एक बेहतर जरिया मिल जाएगा कंपोनेंट्स इंपोर्ट और व्हीकल्स एक्सपोर्ट करने का। ओवरऑल इस कार्गो हब से काफी उम्मीदें हैं इकोनॉमी ग्रो करने की, पूरे रीजन की, साथ ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की भी। पुरंदर को चूज करने का रीजन ये भी था कि वहाँ कनेक्टिविटी में सुधार देखने को मिलेगा। मगरपट्टा, हड़पसर, खराड़ी और हिंजवाड़ी कुछ नेबरहुड्स हैं पुणे के जो IT इंडस्ट्री के कारण काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। पहले यहाँ फार्मलैंड्स होते थे मोस्टली, अब कुछ साल के अंदर ही कई ऑफिस और रेजिडेंशियल टावर्स अंकुरित होना शुरू हो चुके हैं। नया एयरपोर्ट एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव उभर के आएगा इनके लिए भी। साथ ही सतारा, शिरवल और बारामती जैसे टाउन्स का भी ट्रैवल टाइम कम होगा, जिनको पहले लोहेगांव एयरपोर्ट जाने के लिए पूरा पुणे क्रॉस करना पड़ जाता था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्पेशल पर्पस कंपनी महाराष्ट्र एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कंपनी MADC बनाएगी नए एयरपोर्ट को। सिडको का 51% स्टेक होगा इसमें, MADC का 19% और बाकी 30% महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच। एयरपोर्ट को रोड, रेल और मेट्रो नेटवर्क से भी कनेक्ट करने का प्लान है। मेजर हाईवेज NH48 और 65 से जुड़ेगा और एक स्पेशल रिंग रोड भी बनाई जाएगी इसके लिए। ये पुणे रिंग रोड स्टेट के बड़े ट्रांसपोर्टेशन प्लान का भी हिस्सा है, जिसे 30,000 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। 173 किलोमीटर लंबा 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा ये, जो पूरे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के आसपास एक लूप बनाएगा। अभी शहर में एक भी रिंग रोड नहीं है, जिससे थ्रू ट्रैफिक को सिटी से होते हुए जाना पड़ता है, और वो भी ट्रैफिक और पोल्यूशन बढ़ाते हुए। रिंग रोड के बाद हैवी व्हीकल्स को डाइवर्ट किया जा सकेगा। साथ ही हाईवेज, इंडस्ट्रियल एरियाज और सबर्ब्स के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हंजवाड़ी, चक्कन, वगोली वगैरह को जोड़ेगा। साथ ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पुणे नासिक, बैंगलोर और सोलापुर हाईवे से भी लिंक किया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MSRDC बनवाएगी इसे और कंस्ट्रक्शन शुरू होगी फेजेस में और 2028 तक खुल जाएगा। पुणे एयरपोर्ट पर वापस आते हैं, इसके और भी कई फायदे होंगे, जैसे टूरिज्म को प्रमोट करने का। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे लोनावला, महाबलेश्वर, पंचगनी और हिस्टोरिकल साइट्स जैसे शिवनेरी फोर्ट और सिन्हागढ़ फोर्ट पास ही पड़ते हैं। इसके अलावा मुंबई के CSMI एयरपोर्ट को भी डीकंजस्ट करने में मदद करेगा, जो अपने साथ पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र के यात्रियों को सर्व करता है। क्योंकि पुणे से अभी लिमिटेड इंटरनेशनल फ्लाइट चलती हैं, तो पैसेंजर्स को 3-4 घंटे ट्रैवल करके मुंबई जाना पड़ता है दूसरी डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने के लिए। इससे ना सिर्फ मुंबई के एयरपोर्ट में कंजेशन बढ़ती है, बल्कि रोड्स में भी, जो काफी असुविधाजनक रहता है। ऑलरेडी मुंबई एयरपोर्ट से 5 करोड़ पैसेंजर्स गुजरते हैं साल में, जो अपनी कैपेसिटी रीच करने वाला है, तो डिलेज और बॉटलनेक्स आम बात है इधर। नए एयरपोर्ट से अब मेजर ग्लोबल हब्स जैसे लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क वगैरह भी कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही पुणे में कुछ वर्ल्ड रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। इधर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं देश और दुनिया भर से, तो वो भी और एक्सेसिबल बन पाएंगे। नया एयरपोर्ट बनाने का प्लान तो वैसे 20 साल पहले 2002 में शुरू
हो गया था जब यूनियन गवर्नमेंट ने पुणे के नॉर्थ में चक्कन के पास एक एयरपोर्ट अप्रूव किया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले सर्वेस करवाए पुणे के आसपास, जिसमें चक्कन ही लोकेशन उन्हें बेस्ट लगी, मगर लोकल फार्मर्स के विरोध से इसे चेंज करना पड़ा उन्हें। सेकंड बेस्ट लोकेशन पुरंदर लगी और वो ज्यादा फ्लैट भी थी चक्कन से, तो वहां शिफ्ट कर दिया गया प्रोजेक्ट को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल भी अप्रूव कर दिया था। 7 गांव की जमीनें आनी थी इसके 33 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, लेकिन फिर यहाँ के लैंड ओनर्स और फार्मर्स ने भी अपोज किया इस प्रोजेक्ट को, जिसके बाद सरकार को पुरंदर के पास ही दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। पहले के प्लान्स के मुताबिक तो इससे 2021 तक बन जाना था, लेकिन इन लैंड इश्यूज की वजह से डिलेज होते चले गए और आज तक कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं हो पाई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले साल तक लैंड एक्वायर हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हो पाएगा। पूरा बनने के बाद ये देश के टॉप एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा 6 करोड़ की कैपेसिटी के साथ। आज सिर्फ एक ही ऐसा एयरपोर्ट है जो इससे ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा है, और वो है दिल्ली का IGI एयरपोर्ट 7.2 करोड़ पैसेंजर्स के साथ। ये दुनिया का 10th लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी बन पाया है अपने नए चौथे रनवे की बदौलत। इसके ऊपर और नए बन रहे नोएडा एयरपोर्ट के ऊपर हमारी वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। पुणे के मौजूदा एयरपोर्ट से अगर हम कंपेयर करें नए एयरपोर्ट को, तो ये इससे 6 गुना ज्यादा यात्री संभाल पाएगा। एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी 3 गुना ज्यादा हो पाएगी, मौजूदा 20 पर आवर से 60। पार्किंग बेस भी 4 गुना हो जाएंगे, पहले के 12 से 50, जिनमें ज्यादा बड़े एयरक्राफ्ट भी खड़े हो पाएंगे आसानी से। साथ ही डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल भी बनेगा। इसे सस्टेनेबल बनाने के लिए सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कंस्ट्रक्शन में ग्रीन टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसे बैंगलोर केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल T2 में किया गया है। वो भी एक शानदार स्ट्रक्चर बना है, देश के सबसे सुंदर टर्मिनल्स में से एक। अगर आपको हमारी वीडियोस की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारा मेंबर बनना कंसीडर करें। आपके सपोर्ट से हम ऐसी और वीडियोस बेहतर क्वालिटी के साथ भी बनाते रह पाएंगे। या तो आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या हमारे बनाए मैप्स खरीद कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। भाई जैसे जैसे सिटी जो है वो एक्सपेंड करते हैं तो भाई आपको जो है ना वहाँ पे मज़ीद सुविधाओं की जो है वो ज़रूरत जो है वो पड़ती है। अभी जैसे देखा जाए तो इंडियन एयर बेस जो है, एयरफोर्स जो बेस है वो इस्तेमाल जो है वो की जा रही थी। तो जो पुराना मैप जो है वो दिखाया था उसमें एयरबेस शहर से कितना दूर था, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट बना है तो शहर जो है उसी तेजी से जो है आपको वहाँ पे डेवलपमेंट होती जो है दिखाई दी है। लाजमी बात है जब जो है जो इंडियन एयर एविएशन है वो इस बेस को छोड़ेगी, नया एयरपोर्ट बनाएगी, तो अगर वहाँ पे 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख 90 लाख या 1 करोड़ तक साल की कैपेसिटी जो है वो ले जाती है, तो शहर भी बहुत तेज़ी से जो है वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे इंडस्ट्री आएगी और टूरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये इस चीज़ का जो श्रेय है वो बहुत ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है कि वो लोगों के लिहाज से जो ज़रूरतें हैं उसको किस तरीके से फुलफ़िल करती है, वो बड़ा ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर देखा जाए बहुत सारे लोगों को, जैसे उन्होंने बोला भी कि ट्रैवल, जब उन्होंने एयर ट्रैवल करना होता था मुंबई जाते थे। अभी जो वो एयरपोर्ट बना रहे हैं 40 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से, लेकिन ये है कि जहाँ पर वो बना रहे हैं एयरपोर्ट, ये चीज़ भी मद्देनज़र रखी जा रही है कि अगर उसके नेबर में बाकी की जगह हैं तो वो ऑलरेडी आप देखेंगे वो डेवलप हो रही हैं, लेकिन अब उस जगह को क्योंकि डेवलप करना है तो कनेक्टिविटी क्योंकि अच्छी हो जाएगी, एयरपोर्ट की भी सुविधा जो है वो साथ में मिलेगी, और उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द का एरिया है वो भी उसके साथ साथ जो है तरक्की करेगा। क्योंकि ये चीज़ तो बहुत मुझे लगता है कि ऑब्वियस है कि जहाँ पर भी आपको नज़र आता है कि गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आते हैं तो उनके आसपास के जो जितने भी एरियाज होते हैं ना उनकी सुनी जाती है, चाहे पहले वहाँ पर कुछ भी ना हो, लेकिन जैसे ही कोई एयरपोर्ट बनता है या फिर आप देख लो कि कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई रोड्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो एक वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे जो है ना एक चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो दूर तो बनाती है एयरपोर्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा ऐसा जो है वो वहाँ पे आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं कहती हूँ विद इन ईयर्स आपको ये चीज़ नज़र आती है। हालांकि शहर से दूर जो है ना वो इंडस्ट्रीज होगी या एयरपोर्ट जो है वो इस वजह से बनाई जाती है ताकि जो है ना पॉपुलेशन का जो है कोई इम्पैक्ट जो है वहाँ पर जो है वो ना आए। क्योंकि हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि भाई जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एयरपोर्ट के इर्द गिर्द तो आपको जो है ना परिंदे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कि भाई वो जो अक्सर हम न्यूज़ में भी सुनते हैं कि भाई परिंदा जो है वो टकरा गया। तो ये चीजें जो वो हमारे PIA के साथ ही ज्यादा होता है। नहीं खाली PIA के साथ नहीं होता, बहुत सारी एयरलाइंस के साथ जो है ये चीजें जो है वो होती हैं, क्योंकि आबादी के अंदर जो है ना वो फिर आ जाते हैं तो आपको परिंदे जो है वो दिखाई देते हैं।
तो मोस्टली अभी देखिए इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है वो बना वो शहर से वो भी तकरीबन हाँ, बहुत 30-32 दूर है। किलोमीटर दूर जो है वो बनाया गया है, ताकि आबादी जब तक वहां पे पहुंचे ना तब तक हो सकता है उस एयरपोर्ट की कैपेसिटी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो वहां पर आना जो है वो शुरू हो जाए। इसी तरह जैसे महाराष्ट्र इसका पुणे की की अगर बात जिक्र, की हाँ। जाए, तो जब ये बनाया गया होगा तब कैपेसिटी के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, अब उसे अपग्रेड करते गए। लेकिन एक पॉइंट आता है कि भाई जब आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर आपको जो है ना इन द एंड आपको मूव जो है वो करना वहाँ से पड़ता है वहां और से। अगर देखा जाए तो एक शेयर्ड बेस जो है वो चल रही है जहाँ पे आपकी एयरफोर्स जो है वो भी जो है ऑपरेट कर रही है, आपकी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो भी जो है ऑपरेट कर रही है। तो कोई शक नहीं इसमें आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो फेस जो है वो करने पड़ते हैं। लेकिन मौसम मुझे नहीं लगता कि हर किसी को मूव करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों में तुम देखो, अगर वहाँ पर ऑलरेडी बड़े आपको एयरपोर्ट नज़र आते हैं, उसके इर्द गिर्द आपको बहुत आबादी नज़र आती है, तो मैंने ये ज़रूर देखा कि नए टर्मिनल्स बनना ज़रूर शुरू हो जाते हैं। लेकिन पूरे का पूरा एयरपोर्ट जो है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर हुआ कि उठकर वहाँ से वहाँ चला गया है, लेकिन अगर यूजुअली हम लोग देखें तो मुझे नहीं ऐसा लगता है ना। देखिए अगर गवर्नमेंट ने जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक प्लान करके चीजें जो है वो बनाई हो ना, तो फिर आपके जो है वो स्पेस जो है होती है। जैसे दिल्ली के एयरपोर्ट की बात करें, वहां पे पहले 2 रनवे थे, फिर 3 हुए, अब जो है वो चौथा रनवे भी जो है वहां पर जो बन गया है, क्योंकि कैपेसिटी थी उसे एक्सपेंड जो है वो किया जा गया। सकता था, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे आपको बेसिकली ये भी एक दिक्कत देखने को मिली ना कि आपको एयरफोर्स जो है वो भी साथ ऑपरेट करती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इसीलिए तो वो एक अलग से एयरपोर्ट बना रहे हैं ना। ऑन दी अदर साइड अगर आप मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है आपको एक नया एयरपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे भी जो पहले से एयरपोर्ट बना हुआ है वो कैपेसिटी को जो है वो पहुंच चुका हुआ है, और एक्सपेंड करने के लिए यानी कि उसी जगह पे एक्सपेंड करने के लिए आगे गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं है। और मे भी हो सकता है जो स्पेस अगर गवर्नमेंट वहां पे करे यानी लेना चाहे, तो उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा आबादी को जो है वहाँ से मूव करना पड़ता है, माइग्रेट करवाना पड़ता है। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फिर उस पर स्टेज आए भाई, बहुत सारे मसले हैं, जैसे इसमें भी वो बीच में बताया भाई किसानों ने जो है वो मसले वगैरह जो है वो किए। तो फिर वो सारी चीज़ें जब होती है ना, तो गवर्नमेंट को फिर मुझे लगता है कि एंड हल यही लगता है कि भाई किसी ऐसी जो है ना जगह पे जो है वो जाया जाए जो बैरन लैंड हो, और वहाँ पर जो है कोई दिक्कत जो है वो ना आए गवर्नमेंट को। बिल्कुल। और इवन के आई थिंक जो एक बहुत बड़ा आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा है वो नोएडा में आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, जेवर एयरपोर्ट, हाँ, जवान नहीं जेवर एयरपोर्ट, यस, जो आपको नजर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपको वहाँ पर और लॉजिस्टिक्स का वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर भी वीडियो में बताया गया लॉजिस्टिक्स का यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ भी मतलब जो टारगेट की जाती है ये भी बहुत प्लान्ड होती है ना चीजें। हाँ। देखिए जैसे क्या नाम लेते हैं हमने वो जेवर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसे भी जो है मेट्रो से कनेक्ट जो है वो करेंगे, रेल लिंक जो है उसको भी देंगे, लाजिम बात है इसको भी जो है मेट्रो से रेल लिंक से जो है वो कनेक्ट करेंगे। अभी अगर हम अपने मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस की बात करें तो आप जब बैंकॉक को देखते हैं, सिंगापुर को देखते हैं, तो उनके एयरपोर्ट भी जो है वो आपको कनेक्टेड जो है वो नजर आते हैं मेट्रो से। बिल्कुल। तो उससे पब्लिक को ही फायदा जो होता है, आपका जो टूरिस्ट को तो बहुत ही फायदा होता है। बिल्कुल, टूरिस्ट को भी फायदा होता है, पब्लिक को भी फायदा होता है, और आपका रोड पे जो लोड होता है वो बहुत कम हो जाता है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और जब ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली हम आपके साथ बैठकर ज़रूर देखेंगे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से शहर है जहाँ पर एयरपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ हमें हमारी वीडियो में शामिल करें।